तो सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर और पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत ब्रुनई संबंधों की एक नई ऊंचाई और उड़ान देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई दौरे के दौरान भारत और ब्रुनई के बीच आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की उन्होंने बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया ने बंदर सेरी बेगवान में द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत साझेदारी तक बढ़ाने का स्वागत किया है। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल्स, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लिया। उन्होंने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। अपने वक्तव्य के दौरान प्रधानमंत्री ने शाही परिवार द्वारा गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य में रणनीतिक स्तर तक ले जाने की आशा जताई और कहा कि ब्रुनई भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अहम देश है। यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनई का महत्वपूर्ण साझेदार होना यह हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा मिलेगी। वहीं भारत और ब्रुनई के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों शीर्ष नेताओं के बीच शिष्टाचार मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता को लेकर संतुष्टि जताई, एक दूसरे के विजन की सराहना की। प्रधानमंत्री ने ब्रुनई दारुसलाम के आज़ादी के 40वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में कदम उठाए जाने की बात कही। भारत और ब्रुनई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस्ड पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रैटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने रक्षा, अंतरिक्ष और दोनों देशों के बीच आवागमन को लेकर और भी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। वहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग और नियम आधारित व्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने आशा जताई है। उन्होंने कहा कि भारत विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी व्यवस्था में विश्वास रखता है।
तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से जब ये बात कही है तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि विस्तारवादी बात एक तरीके से साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर कही जाती है, क्योंकि वहां पर चीन अपनी एक प्रकार की जो एक आक्रामक जो सोच है उसको करता है, लेकिन भारत का जो विजन है वो फ्री नेविगेशन को लेकर और इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड एक तरीके से व्यवस्था को आगे बढ़ाने को लेकर रहा है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने इस विषय पर, आइए आपको एक बात सुनाते हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम अनक्लॉस जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट्स का समर्थन करते हैं। हम सहमत हैं कि इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ब्रुनेई यात्रा के दौरान सुल्तान हाजी हसलन बोल्किया और उनके करीबी परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। ब्रुनेई के सुल्तान ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। सुल्तान का ये आवासीय परिसर भी है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा महल है। हाजी हसनन साल 1967 से सुल्तान है और 1984 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद से प्रधानमंत्री भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रुनेई दारुसलाम की अपनी यात्रा को बेहद उपयोगी बताया है। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा करते हुए लिखा है, ब्रुनेई दारुसलाम की मेरी यात्रा बहुत उपयोगी रही। यह भारत ब्रुनेई संबंधों के एक नए युग की शुरुआत है। हमारी दोस्ती एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देगी। मैं ब्रुनेई के लोगों और सरकार के प्रति उनके आतिथ्य और स्नेह के लिए आभारी हूँ। ब्रुनेई के सफलतापूर्वक समापन के बाद एक तरीके से जो पूरा दौरा था उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री आज सिंगापुर के दौरे के दौरान वे अपने समकक्ष लॉरेंस वोंग से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से सिंगापुर के साथ दशकों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई मजबूती मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त प्रधानमंत्री की इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर खास मेहमान आलोक डिमरी जी जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय उच्चायुक्त हैं ब्रुनेई में। सर, बहुत स्वागत है। और प्रधानमंत्री के सफल दौरे को लेकर, क्योंकि जो अभी जस्ट खत्म हुआ, क्योंकि वो सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं, इस तरीके से आप देखते हैं क्या महत्वपूर्ण एक पड़ाव या उपलब्धि कही जा सकती है इसमें? नमस्कार, धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा। आज प्रधानमंत्री महोदय कुछ ही समय पूर्व 2 दिवसीय यात्रा ब्रुनेई दारुसलाम की समाप्त कर सिंगापुर की ओर रवाना हो गए। जैसा कि आपने कहा, यह यात्रा कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण रही कि ये पहला अवसर है कि जब एक द्विपक्षीय संदर्भ के अंतर्गत दोनों लीडर्स की वार्ता हुई द्विपक्षीय संबंधों में। हाजी हसनल बोल्किया, हिज मैजेस्टी द किंग, ब्रुनेई साइड से, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी। चर्चा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रही, जैसा आपने पहले भी कहा कि इसमें रक्षा, इसमें स्पेस, एनर्जी, सारे विषयों पर चर्चा हुई। और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की भी बात हुई कि हमारी जो इनहैंस्ड पार्टनरशिप जो इस दौरे का एक परिणाम रही है, उसके स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस किस तरह से नए निकाले जाएं। एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, आईसीटी, और एक तरह से दोनों ही पक्षों की कैपेबिलिटीज और ज़रूरतों का समायोजन किस तरह से किया जाए, इस पर दोनों ही शीर्ष लीडरशिप की तरफ से दिशा निर्देश भी मिला और उनका पुनरावलोकन भी हुआ। जैसा कि आपने पहले अपने न्यूज़ में बताया, अपने एनालिसिस में, कि इसमें प्रधानमंत्री महोदय ने लुक पीस पॉलिसी का जिक्र किया।
आसियान और आसियान सेंट्रलिटी का भी जिक्र किया और इंडो पैसिफिक में भी ब्रुनेई को भारत का एक महत्वपूर्ण साथी के रूप में उसका चित्रण किया। प्रधानमंत्री महोदय ने आसियान कॉन्टेक्स्ट में ब्रुनेई का भारत के सहयोग के लिए भी ब्रुनेई को धन्यवाद दिया और हिज मैजेस्टी की लॉन्ग स्टैंडिंग गाइडेंस फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप एंड इन द मल्टीलैटरल कॉन्टेक्स्ट उसके लिए भी उन्होंने ब्रुनेई का धन्यवाद दिया। जी सर, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय ये पहली एक तरीके से यात्रा थी। 40 सालों के इस पूरे हम अपने सहयोग को देखें तो ब्रुनेई का राजनीतिक जो पूरा लोग हैं या वहाँ के जो आम लोग हैं वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आपसी सहयोग के लिहाज से भी इस पूरी यात्रा को एक बड़ा आधार माना जा रहा है जो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाता नजर आएगा। उस नजरिए को कैसे आप सामने रखेंगे सर? भाई, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि पिछले विगत 10 वर्षों में, दशक में जिस तरह से भारत का एक प्रादुर्भाव हुआ है विश्व पटल पर और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सेंस में एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह से जो एक नया रूप आया है, उसको लेकर के जो उत्सुकता विश्व भर में रही है वो यहाँ पर भी थी। और इसी तरह से अगर आप भारतीय समुदाय को देखें तो उनमें भी कहीं ना कहीं अपनी भूमि पर अपने राजनेता को देखने की और उनसे जुड़ने की एक जिज्ञासा थी। तो ये दोनों ही जो आकांक्षाएं थी वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण हुई हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इस द्विपक्षीय वार्ता का ये रहा कि दोनों शीर्ष नेतृत्व ने साथ बैठकर द्विपक्षीय मसलों पर गहन चिंतन किया, कॉम्प्रिहेंसिव पुनरावलोकन किया और आगे एक रोड मैप बना करके उन डेस्टिनेशंस को अचीव करने का एक दिशा निर्देश दिया। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि किस प्रकार से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिहाज से ब्रुनेई बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो किस तरीके से हमारा जो विजन है वो उस लिहाज से ब्रुनेई की महत्वपूर्ण एक भूमिका हो सकती है। दोस्ती को एनहेंस करना और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की संभावनाओं के बारे में जिक्र करना, ये किस तरीके का एक संकेत है, तब जबकि हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी कई क्षेत्रों को एक आइडेंटिफाई करने की बात भी सामने आई है। तो जैसा कि आपने अपने पहले डिस्कशन में ये भी कहा कि हिज मैजेस्टी द किंग हैज बीन, वो दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग मोनार्क है। 1967 में उनका अनाउंसमेंट हुआ था। तो एक तरह से उनको जो प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसका अंडरस्कोरिंग किया कि वो सबसे इम्पोर्टेंट एक ग्लोबल स्टेट्समैन की तरह से उनका एक दर्जा है आसियान समुदाय में। और प्रधानमंत्री महोदय ने उनको धन्यवाद दिया कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस के लिए जो पिछले विगत 1968 से हिज मैजेस्टी का जो योगदान रहा है और उनका दिशा निर्देश रहा है और जिस तरह से उन्होंने भारतीय समुदाय की रक्षा की है और उनको केयर किया है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया। और उसी कॉन्टेक्स्ट में उनका साउथ ईस्ट एशिया में, आसियान कम्युनिटी में, द मलयन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उनका जो एक रोल है एक सीनियर एंड वरिष्ठ ग्लोबल स्टेट्समैन के तहत, उसको मद्देनजर एक नई शुरुआत की है। जी आलोक जी, एक चीज ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाइड हुए हैं जिसमें हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक हमारा MOU भी साइन हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सेक्टर्स जिसमें ऊर्जा सुरक्षा पे खासा फोकस नजर आ रहा है, फार्मास्यूटिकल स्वास्थ्य के क्षेत्र पर भी बात होती नजर आ रही है। वो कौन से मेजर सेक्टर्स होंगे और जिसमें हम आने वाले वर्षों में कुछ एक बेहतर जमीनी काम होते देखेंगे जहां दोनों देशों को एक विन विन सिचुएशन में फायदा होता दिखाई पड़ेगा? हाँ, वो एक तरह की म्यूचुअल कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात थी जिसमें ऊर्जा सुरक्षा की बात थी, फूड सिक्योरिटी की भी बात थी, ICT, साइबर सिक्योरिटी, इंडिया की जो एक्सपर्टीज है रिमोट सेंसिंग में और सैटेलाइट्स पे उसका एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है। एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भारत की जो एक्सपर्टीज है उसको ऑफर भी किया। उन्होंने कहा इन सभी क्षेत्रों में, चाहे वो रक्षा हो, स्पेस हो, सैटेलाइट्स हो, रिमोट सेंसिंग हो, इन सभी क्षेत्रों, फूड सिक्योरिटी हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत की जो एक्सपर्टीज है उसको मैं बायलैटरल रिश्तों में जरूरत के बेसिस पर आपको ऑफर करता हूं। और हिज मैजेस्टी ने कहा कि इन सभी मुद्दों पर मैं अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को दिशा निर्देश देता हूं कि वो इसका संज्ञान लें और आगे किस तरह से इसको द्विपक्षीय रिश्तों में इनको समायोजित करें, इस पर उन्होंने दिशा निर्देश दिया।
सर, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर किस प्रकार की एक संभावना हम भविष्य में देख सकते हैं दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से? एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए बड़ा सिग्निफिकेंट है। यूं तो कह सकते हैं कि ब्रुनेई जो है एक लीडिंग एनर्जी एंड एलएनजी प्रोड्यूसर देश रहा है, लेकिन इनके लिए भी जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, उसके रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज हैं, उसको लेकर के चिंता रही है विगत वर्षों में। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी उसमें हमारे जो एनर्जी मिक्स में जो स्विच ओवर्स हो रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, और क्लाइमेट की कॉन्टेक्स्ट में उनका जिक्र किया, और उसमें कैसे हम अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और हमारे आपस में जो हमारे ऊर्जा स्रोत हैं और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरह से उसमें फैक्टर इन किया जाए, इसकी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक डिमरी जी, भारतीय उच्चायुक्त हैं ब्रुनेई में। प्रधानमंत्री के ब्रुनेई के इस दौरे के बाद हमारे साथ स्पेशली जुड़े। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरी खास मेहमान अंशु जोशी जी इस वक्त हमारे साथ में बनी हुई। अंशु जोशी जी विदेश मामलों की जानकार हैं, जेएनयू जो दिल्ली में यूनिवर्सिटी है वहाँ से वो ताल्लुक़ रखती हैं। अंशु जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप किस तरीके से देखती हैं भारत का ब्रुनेई के साथ संबंधों का और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को, क्योंकि एक्ट ईस्ट की बात की जाए या फिर इंडो पैसिफिक के विजन के लिहाज से बात की जाए, बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देश को हम भले एक छोटे तरीके से देखें जिसकी जनसंख्या कम है, लेकिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि हम एक बहुत बेहतर दोस्ताना संबंध के तहत रहे हैं और इसमें आगे गुंजाइश बहुत दिखाई पड़ रही है। आपने बहुत अच्छे आयाम जोड़ते हुए इस प्रश्न को पूछा है। चाहे हम अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी की दृष्टि से देखें या हम इंडो पैसिफिक की दृष्टि से देखें, मैं इसमें एक और आयाम जोड़ देती हूं। हम जब इसमें ग्लोबल साउथ की दृष्टि से भी देखते हैं तो ये तमाम जो द्वीपीय देश हैं, चाहे ब्रुनेई हो या फिर सिंगापुर हो, इनका जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, इनका ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, इनका अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास और सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्व है। ब्रुनेई की जब हम लोकेशन को देखते हैं तो इसकी जो कोस्ट लाइन है साउथ चाइना सी को छूती है, वहां स्थित है। और इंडो पैसिफिक की बात को भारत लगातार कुछ वर्षों से बड़ी सुदृढ़ता के साथ विभिन्न मंचों से रख रहा है कि ये सामरिक दृष्टि से, व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी न्यूट्रलिटी, इसकी स्टेबिलिटी, इसमें शांति बनी रहनी चाहिए। और इस दृष्टि से जो हमारे प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपने उद्बोधन में कही है कि हम विस्तारवादी नहीं, हम विकासवादी नीतियों में विश्वास रखते हैं। इसी उद्देश्य के साथ, इसी बात के साथ ब्रुनेई के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण समझौतों की बात इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने की। 40 वर्षों में पहली बार ब्रुनेई के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भारत के राष्ट्राध्यक्ष ने इस प्रकार से द्विपक्षीय यात्रा करके और बात की है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चाहे आप आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें, स्पेस कोलैबोरेशन की दृष्टि से देखें, विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, कृषि की दृष्टि से देखें, फार्मास्यूटिकल में आगे बढ़ने की दृष्टि से देखें, और जो ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में आगे बढ़ने की दृष्टि से जो भारत काम कर रहा है, ब्रुनेई का एक बड़ा महत्व में भारत और ब्रुनेई के आगामी संबंधों के नए अध्याय में देखती हूं। और इस लिहाज से ये मानती हूं कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। अंशु जी, किस तरीके से आप देखती हैं ब्रुनेई की क्षमताओं को, किन सेक्टर्स में उसकी महारत है, किस प्रकार के रिसोर्सेस उसके पास मौजूद हैं जो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं? क्योंकि साझेदारी में जब हम आगे बढ़ते नजर आएंगे, व्यापारिक रिश्तों को आगे ले जाने की बात होगी, तो हमें कुछ सेक्टर स्पेसिफिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सामरिक जो लोकेशन है वो अपने आप में ब्रुनेई के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक एसेट है। और उस दृष्टि से जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र को देखते हैं, वहां शांति बहाल रखने की दृष्टि से देखते हैं, तो सबसे पहले तो ब्रुनेई की जो ये लोकेशन है, जो स्थिति है, वो ही अपने आप में उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एसेट है। और इस दृष्टि से मैं देखती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है जिसमें भारत और ब्रुनेई को साथ में काम करने की दृष्टि से एक बड़ा ही महत्व का ये क्षेत्र हम देख सकते हैं। इसके अलावा कृषि में अपार संभावनाएं हैं। इसके अलावा सामरिक दृष्टि से को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को यदि हम देखें तो इसमें अपार संभावनाएं हैं। हम यदि आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें तो एक दूसरे के अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात है, जैसे कि इनोवेशन को बढ़ावा देने की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में ये दोनों ही देश साथ में काम कर सकते हैं। और साझा आर्थिक विकास की दृष्टि से विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी दोनों ही देश बड़ा काम कर सकते हैं।
हैं। एक और महत्वपूर्ण एरिया है स्पेस कोलैबोरेशन का, जिसमें ये बात भी की गई है कि हम ब्रुनेई की जो सैटेलाइट्स हैं उसके निर्माण में और लॉन्च करने में सहयोग देंगे। और ये भारत अलग अलग जो इस प्रकार के द्वीपीय देश हैं, लैटिन अमेरिका के भी कई देश हैं जिनको भारत इस प्रकार का सहयोग इसरो के माध्यम से कर रहा है। तो ये जो स्पेस कोलैबोरेशन का क्षेत्र है, इसमें भी मुझे अपार संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो कृषि का क्षेत्र देखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र देखें, तकनीक का क्षेत्र देखें, व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र देखें, इन क्षेत्रों में भारत और ब्रुनेई के बीच में द्विपक्षीय रूप से आगे बढ़ने के लिए अपार संभावनाएं। बिल्कुल, एक बहुत पोटेंशियल नजर आ रहा है दोनों ही देशों में आगे बढ़ने के लिहाज से। हम इस वक्त रुख करेंगे सिंगापुर का, जहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचने वाले हैं। शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर इस वक्त सिंगापुर कैसे तैयार है, और खास करके वो तमाम भारतीय जो प्रधानमंत्री की एक तस्वीर को कैद करने के लिए लगातार उत्सुक नजर आ रहे हैं? शैलेंद्र, ये ऐसे करते हैं, आपको अगर सबसे ऊपर देखिए, निश्चित तौर पर आरेंद्र, आप हमारे पीछे देखें, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, वहां आप देखिए बड़ी संख्या में जो भारतीय लोग हैं वो यहां पर आए हुए हैं। आप इसमें देखिए कि युवा पेशेवर हैं, महिलाएं हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों से बात भी करेंगे। प्ले कार्ड लेकर आए, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, इस तरह के प्ले कार्ड लेकर भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं और इनके चेहरे देखिए, ये मुस्कुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बहुत उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता से मिलने के लिए। हम आपसे बात करेंगे। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर आएंगे। नमस्कार जी, मैं गौरी सवारी, रिप्रेजेंटिंग द एंटायर इंडियन डायस्पोरा ऑफ सिंगापुर। ये पहली बार नहीं है कि मोदी जी हमारे यहाँ विजिट कर रहे हैं, लेकिन एवरी टाइम ही कम्स वी ऑल गेट वेरी एक्साइटेड। सो महाराष्ट्र मंडल, उत्तराखंड मंडल, इंडियन वुमेन एसोसिएशन, वी ऑल आर हियर टू वेलकम मिस्टर मोदी। सो उनका विजिट क्या बोल सकते हैं, मतलब ही सच ए पॉजिटिव पर्सनैलिटी। जैसे ही आते हैं, इन्होंने इतना प्रोग्रेस किया अपने देश के लिए, और जो दोस्ताना दिखाया है सिंगापुर और इंडिया के बीच में, दिस हैज टू ऑल्सो गो फॉरवर्ड एंड वी आर एक्साइटेड टू वेलकम हिम। Yes. तो देखिए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि वो चाहते हैं कि सिंगापुर और भारत का जो संबंध है, जो दोस्ताना है, वो और आगे बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत आ रहे हैं तो एक बड़े निवेश कर्ता ने ऐलान किया है कि वो भारत में अपने निवेश को अगले कुछ वर्षों में दोगुना करने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। हम देख रहे हैं कि भारत में अगर सिंगापुर कहें तो FDI एक बड़ी मात्रा में सिंगापुर से जाता है और हम देख रहे हैं कि उसमें बढ़ोतरी भी हो रही है, निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। तो निश्चित तौर पर वो एक एनवायरनमेंट है। लेकिन फिलहाल मैं ये दिखाना चाहूँगा, आप देखिए, हमारे कैमरामैन SP दुबे दिखाएंगे कि आप देखिए यहाँ पर लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, लोग अभिवादन भी कर रहे हैं, इनके चेहरे बहुत प्रफुल्लित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कैमरामैन दिखा भी रहे हैं आपको। आप कुछ और पूछना चाहते हैं आरेंद्र? शैलेंद्र, ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री जब विदेशी सरजमी पे पहुंचते हैं तो ऐसे में भारतीय जो लोग हैं, भारतवंशी हैं, उनके जो उत्साह है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो भारत में हो रहे विकास को लेकर एक तरीके से गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत में हो रहे बदलाव को लेकर उन तक जो बातें पहुंचती हैं, निश्चित तौर से वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं। उसको लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, जरा पूछिए उनसे, भारत में हो रहे बदलाव को लेकर। देखिए, हमने कई लोगों से इससे पहले बात की। उनका कहना था कि जब वो 18-20 वर्ष पहले सिंगापुर आए थे तब भारत को लेकर जो दृष्टिकोण था वो अलग था, और अब बीते वर्षों में जो बदला है, लोग भारत घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, और भारत को लेकर दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव दिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप भारत में आने के बाद। और जब अब हम देख रहे हैं कि भारत और सिंगापुर का सहयोग बहुत बढ़ रहा है। हम और लोगों से बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगी, यहाँ सिंगापुर के लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में? हेलो, मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है, मैं इंडियन वुमेन एसोसिएशन से हूँ और वी आर वेरी मच एक्साइटेड टू वेलकम मिस्टर मोदी। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जो सिंगापुर के लोग हैं वो भारत को अब किस नज़रिए से देख रहे हैं मोदी जी के आने के बाद? भारत और सिंगापुर ऐसे भी काफ़ी दोस्ती रखता है और हम देखते हैं कि मोदी इसमें काफ़ी अपना एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी, लेकिन एक बात ज़रूरी बताना है कि हम लोग बाजार जैसे करते हैं, इंडियन वुमेन एसोसिएशन का बाजार आने वाला है, उसके लिए UPI का जो हमने कन्वीनियंस कर दिया है आजकल मिस्टर मोदी की वजह से ही हुआ है ये। तो बिल्कुल हम जानते हैं कि सिंगापुर में UPI अब चलता है, उसकी हम बात भी कर रहे हैं, हमने स्टोरी भी की थी, उसका लोग जिक्र कर रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं कि शॉपिंग बहुत आसान हो गई है और आगे यहाँ से पैसा भेजना भी, रेमिटेंसेज भेजना भी आसान हो जाएगा।
आपका शॉपिंग आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एसोसिएशन एक बाजार करता है जिसमें भारत से काफ़ी सारे लोग आते हैं जो अपने ज्वेलरी एंड इसको शोकेस करते हैं, एंड उसकी पेमेंट बहुत इजी हो जाएगी अगर यूपीआई है। सो दैट इज थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर दैट। तो आप कुछ कहना चाहेंगी, बात करना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि हम उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड को जैसे मोदी जी ने बढ़ावा दिया, पहचान बढ़ाई, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि इतनी पहचान आज उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड को पहचाना जा रहा है। हमारी अलग से पहचान है। वैसे भी मोदी जी के आने से भारतीयों की जो पहचान बढ़ी है देश विदेश में, बहुत ही सराहनीय है। हाँ, विविधता में एकता हमारी ताकत है। उत्तराखंड की बात कर रही है, भारतीय यहाँ जो आए हैं अलग अलग राज्यों से, वो अपने राज्य की पहचान भी साथ में लाए हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है बात। हम देख रहे हैं कि तमाम महिलाएं हमसे बात करना चाहती हैं। आप रहिए शैलेंद्र, आप रहिए प्रधानमंत्री, हम उनसे भी राय जानेंगे। हम वो चेहरे में उत्साह देख रहे हैं। आर्यन जी, शैलेंद्र आप रहिए हमारे साथ। बताएं आप क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब मोदी जी जो सपोर्ट कर रहे हैं फॉर ट्रेडिंग, तो हम इंडिया से यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, देसी गाय का घी, ये सब भी हम यहाँ ला पा रहे हैं लीगली अच्छी तरह से और प्रमोट कर पा रहे हैं अपने देश के प्रोडक्ट्स को यहाँ। तो देखिए आर्यन, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और किस तरह से दुनिया में वो बाजार फैल रहा है भारत के ऑर्गेनिक उत्पादों का, तो वो सब जिक्र कर रहे हैं। लेकिन सबके चेहरे पे खुशी है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आर्यन, शैलेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ में, आपके साथ तमाम जो भारतवंशी हैं उनसे हम लगातार बातचीत का सिलसिला भी जारी रखेंगे। खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अंशु जी, अगर ब्रुनेई की सफल यात्रा से अब आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब सिंगापुर पहुंचने वाले हैं, सिंगापुर और भारत के लिहाज से बीते लगभग एक दशक में देखा जाए तो दोस्ती के कई बड़े और बहुत ऊंचे आयाम को छुआ है दोनों ही देशों ने। मौजूदा वक्त में आप कहां पर खड़ा देखती हैं और यहां से आगे की संभावना है भारत सिंगापुर? वो हमारे दूरदर्शन के संवाददाता के चेहरे पर जो चमक मैं देख पा रही हूँ और पीछे जो महिलाएं भारत की खड़ी हैं उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता और हर्ष और गौरव मिश्रित जो भावनाएं मैं देख पा रही हूँ, उससे हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि भारत और सिंगापुर के संबंध किस प्रकार से बीते कुछ वर्षों में प्रगाढ़ हुए हैं। सिंगापुर हमारा छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 9,000 भारतीय कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। जैसा कि हमारी वहां पर बहनें खड़ी हैं, वो इस बात को बता रही हैं कि कैसे भीम यूपीआई सिंगापुर में चलने की वजह से एक रेमिटेंस की दृष्टि से भी और एक आपसी व्यापार और पेमेंट की दृष्टि से बहुत सहज हो गया है सिंगापुर में रह करके मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। और इस दृष्टि से कहूंगी कि 500 के करीब सिंगापुरियन कंपनीज जो हैं वो भारत में रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ही भारत और सिंगापुर के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदले जा चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में हम सभी जानते हैं कि द्विपक्षीय संबंध, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और फिर एक नेचुरल अलाई, ये अलग अलग सोपान हैं द्विपक्षीय संबंधों की सफलता के। तो अभी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तो चाहे फिनटेक का क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, व्यापार वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे हम विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से देखें, पीपल टू पीपल कनेक्ट की दृष्टि से देखें, स्किल डेवलपमेंट का जो एक क्षेत्र है, और कल्चरल टाइज, तो भारत और सिंगापुर के बहुत पुराने हैं। दोनों ही देश उपनिवेशवाद के दंश को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए प्रजातांत्रिक मूल्यों में बहुत गहरा यकीन रखते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और सिंगापुर ने सामरिक और साथ साथ व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में सफलता के नए आयामों को छुआ है। इतना कि जब हम सिंगापुरियन एफडीआईज को देखते हैं, सबसे ज्यादा रहा पिछले वर्ष लगभग 11 बिलियन यूएसडी रहा है भारत में सिंगापुर का एफडीआई। तो जब हम ये तमाम क्षेत्र देखते हैं और सफलता के नए नए सोपानों को देखते हैं तो आगे चलकर के भविष्य और उज्जवल दिखाई पड़ता है। और सामरिक दृष्टि से भी ये कहूंगी कि आसियान के जैसे अलग अनेकानेक ऐसे मंच हैं जिस पर भारत और सिंगापुर जो अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति में भी अपना योगदान दे रहे हैं। चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो आतंकवाद से मुकाबला करने की बात हो, चाहे वो वुमेन लेड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक को न्यूट्रल बनाए रखने की बात हो। सिंगापुर इन तमाम क्षेत्रों में भारत के साथ एक बहुत ही सुदृढ़ सहयोगी के रूप में खड़ा हुआ नजर आता है। अंशु जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये कि अगर हम सेमीकंडक्टर जैसे जो नई तकनीक के लिहाज से बात की जाए तो भारत और सिंगापुर के लिहाज से वो एक बड़ा एक आधार बनता हुआ नजर आता है, लेकिन अब भारत मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ रहा है। तो एक इस बार की यात्रा में इसको लेकर भी बहुत चर्चा है कि एजेंडे में प्रमुखता से रह सकता है। उस संभावना को आप किस तरीके से देखती हैं? निश्चित तौर पर यह देखना बड़ा सुखद है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार के सहयोगी देश ढूंढे, उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की
और ये तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि सुरक्षा के क्षेत्र में हम किस प्रकार से कोलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशंस में अब जो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, इस लिहाज से बड़ी संभावनाएं एशियन देशों के पास है, विशेषकर भारत के पास। और इस दृष्टि से भारत और सिंगापुर के बीच हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री की इस यात्रा में कुछ अहम समझौते भी हो जाएं। हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स लगातार चले आ रहे हैं, उसकी वजह से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और मार्केटिंग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जो सप्लाई चेन है, वो काफी डिसरप्ट हुई। तो यहाँ पर अब अपार संभावनाएं भारत जैसे, सिंगापुर जैसे देशों के पास है, और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से भी कुछ बड़े आउटकम्स हम आते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल का क्षेत्र एक ओवरऑल हम एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र का। शैलेंद्र, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री के आने से पहले भारतवंशियों के बीच जो उत्साह है, वो तस्वीरें या कहा जाए उन सबके चेहरे अपने आप बयां करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जब सिंगापुर पहुंच रहे हैं तो मुख्य तौर से संभावित एजेंडे में क्या बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप तमाम लोगों से बात कर रहे हैं, आपने तमाम जानकारियां जुटाई हैं, क्या कहना और रखना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में जो भारत ने प्रगति की है उसकी बात कर रहे हैं, और अब अगली प्रगति सेमीकंडक्टर में। हम जानते हैं कि हाल ही में जो कैबिनेट का फैसला हुआ उसमें एक नया पार्क सेमीकंडक्टर बनाने का फैसला किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और लोग चर्चा कर रहे हैं कि तकनीक में जो सिंगापुर योगदान कर सकता है। आप याद कीजिए कि भारत में जो दूरसंचार क्रांति आ रही थी तब भी सिंगापुर की तरफ से बड़ा निवेश हुआ था, सिंगटेल ने एक बड़ा निवेश किया था भारतीय एयरटेल में। तो उस तरह से पहले से हम देख रहे हैं कि एक जो निवेश रहा है, लेकिन अब उसमें बहुत तेजी आती दिख रही है, और सेमीकंडक्टर को लेकर जो हम इकोसिस्टम बना रहे हैं वो दुनिया में सबसे बेहतरीन इकोसिस्टम होगा आने वाले समय में। इस बात का भरोसा धीरे धीरे देख रहे हैं कि दुनिया के देशों को हो रहा है, और सिंगापुर जो एक हब है जहां बड़ी तमाम कंपनियां हैं जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर है, जिसमें एविएशन के गलपुर्जे बनाने हो, जिसमें कनेक्टिविटी से जुड़े तकनीक हो, तो उसको लेकर जो एक सहयोग हुआ है, ICMR की जो बैठक हुई उसमें हमने जो ग्रीन एनर्जी, कनेक्टिविटी, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को जो प्राथमिकता के आधार पर उनमें सहयोग बढ़ाने की बात जो की, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंगापुर से निवेश लगातार बढ़ रहा है। आज ही एक बड़ा ऐलान हुआ है, पहले भी हम जानते हैं कि FDI का एक बड़ा स्रोत सिंगापुर रहा है। तो निश्चित तौर पर इस साझेदारी को और आगे ले जाना है। आप देख रहे हैं कि उसमें तेजी से बढ़त हो रही है, बीते 10 वर्षों में वो दोगुने से भी ज्यादा हो गया, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो निवेश हो। तो दरअसल सिंगापुर के पास भारत को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है, और भारत के पास सिंगापुर को ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये विन विन सिचुएशन है। हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, हमारे पास टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसका इस्तेमाल सिंगापुर कर सकता है। सिंगापुर की जो बड़ी कंपनियां हैं वो भारत को एक विकल्प के तौर पर वहां अपने दफ्तर खोल सकती हैं, क्योंकि दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भारत की तरफ सब देख रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। और अगली जो क्रांति है भारत के अंदर, जो मेक इन इंडिया, उसमें तमाम दुनिया की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम हम देख ही रहे हैं, लेकिन अब बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में भारत में निवेश हो, और भारत ने उस दिशा में कदम बढ़ाया है। अब चाहे वो इंडस्ट्रियल पार्क की बात हो, या सेमीकंडक्टर पार्क की बात हो, या उस इकोसिस्टम बनाने की बात हो जहां पर कंपनियां आकर्षित हो, तो अब हम उसमें ऐलान भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर पहुंचने से पहले ही एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर ने अपने निवेश को दोगुना करने की बात कही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अगर आप मौका दें आनंद, तो यहाँ गिफ्ट सिटी पर बात करना चाह रहे हैं गुजरात से कि कैसे उसमें टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। आनंद, बिल्कुल आप बात कीजिए, हम वही सुनना चाहते हैं कि वहाँ के लोग भारत और सिंगापुर के संबंध को लेकर क्या कह रहे हैं। आप बात कीजिए लोगों से। मेरा नाम मिली है, हम गुजरात से हैं। We represent Gujarat and as a proud Gujarati, we always followed Modi. और मोदी जी ने जो भी गिफ्ट सिटी में किया है उसकी वजह से वी आर गेटिंग लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर गिफ्ट सिटी। बीइंग इन अ फिनटेक इंडस्ट्री को बहुत सारा ग्रोथ मिला है। लॉट्स ऑफ कंपनीज फ्रॉम सिंगापुर आर स्टार्टिंग टू इन्वेस्टेड इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी के द्वारा इंडिया के इन्वेस्टर्स भी देश विदेश में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो उसी कारण से उन्होंने जो गिफ्ट सिटी का कॉन्सेप्ट निकाला है उसमें ना ही कि इंडिया में पैसा आएगा, पर इंडिया के लोग भी बाहर काफी बिजनेस कर पाएंगे, और उसका सारा का सारा श्रेय जाता है मोदी जी को। अने मोदी जी हर गुरवी गुजरात ना गौरव छे। यस, वी ऑलवेज फील प्राउड टू बी गुजराती बिकॉज ऑफ मोदी जी। इस तरह से देखिए कि सभी लोग प्राउड फील करते हैं, गुजराती हैं, भारतीय हैं, मराठा हैं,
यहाँ पर देखिए उत्तराखंड के लोग हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि पूरा भारत यहाँ पर दिखाई देता है और सबके चेहरे पर मुस्कान है जब अपने सबसे लोकप्रिय नेता को, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का वो अभिवादन करना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, हम लोग कमला क्लब से आए हुए हैं। ये पुराना कमला, आप जानते हैं क्लब और यहाँ क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि हम बहुत उत्साहित है, प्रफुल्लित है। मोदी जी आ रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट पीएम इन द होल वर्ल्ड। और जो भी मोदी जी हमें कहते हैं हम उन्हें फॉलो करते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन। उनके पास 24 घंटे है, उसमें से सिर्फ वो 2-3 घंटा सोते हैं और इतने बड़े बड़े काम करते हैं। हम सब लोगों ने उनसे सीखना चाहिए कि इस आयु में वो इतना काम कर सकते हैं, हमें उनसे स्ट्रेंथ मिलती है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, नमस्ते, मेरा नाम गीता है। मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने बोला, मोदी जी हर बच्चे के लिए, हमारे लिए, बड़ों के लिए प्रोत्साहन है हम सबके लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी તમે ઘણા સરસ છો અને તમે જે ડિજિટલ ટેકનોલોજી, ડિજિટલ લિટરસી લાવ્યા છો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, वी आर प्राउड ऑफ यू। इस तरह से हम देख रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? आगे आइए, तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। क्या कहें, बताइए, हम माइक पकड़े हैं, आप बोलिए। Hi, I'm Prabha. So I'm living in Singapore last 15 years. So I'm very excited to see Modi ji. So he's such a charismatic leader and more inspiring. So yeah, looking forward. तो इस तरह से देखिए हरेंद्र कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अरसमाई नेता है। उनकी पॉपुलरिटी हम सब जानते हैं। सिंगापुर हो या देश का कोई कोना हो या फिर दुनिया का कोई भी देश हो, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक मिल जाते हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए कुछ और लोगों तक आप पहुंच सके या वो आप तक पहुंचे, उनकी बात सुनेंगे। इस बीच में खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। अंशु जी, ये जो हम सुन रहे हैं वो सिंगापुर में मौजूद तमाम भारतीय जो भारत की विकास यात्रा को रेखांकित कर रहे हैं, वो इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री इस तस्वीर को बदलते दिखाई पड़ रहे हैं, कैसे उनकी ऊर्जा न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में बैठे हुए भारतवंशियों को भी ऊर्जावान बना रही है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, इसको आप किस तरीके से एनालाइज करती हैं अंशु जी? निश्चित रूप से प्रत्येक भारतवासी के लिए जो भी विदेश की धरती पर फिलहाल रह रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, अनेक इस प्रकार की यात्राओं की मैं दूरदर्शन के माध्यम से साक्षी रही हूं और ये जो भावनाएं हैं ये हमें एक जैसी दिखाई पड़ती है। हर्ष के क्षण होते हैं, गौरव के क्षण होते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये नया भारत है, ये वो भारत है जिसकी तरफ पूरा विश्व आशा की दृष्टि से देखता है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने विगत दिनों रशिया की यात्रा की, हाल फिलहाल यूक्रेन की यात्रा की, तो पूरे विश्व की निगाहें, मीडिया की निगाहें माननीय मोदी की इन यात्राओं पर ठहरी हुई थी। पूरा विश्व चाहता है और जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री जाकर सीधे सीधे वो बातें उन राष्ट्राध्यक्षों से कर पाते हैं जिन्हें कर पाने में बाकी के शायद लीडर्स जो हैं वो असहज महसूस करते हो या नहीं कर पाते हैं। जैसे कि माननीय मोदी ने पहले भी और अभी भी रशिया यात्रा के दौरान पुतिन से साफ साफ कहा कि अब युद्ध का अंत होना चाहिए। उन्होंने यही बात बड़े स्पष्ट रूप से ज़ेलेंस्की से भी कही जब वो यूक्रेन की यात्रा पर थे। हम जब अब सिंगापुर में मौजूद अपने भारतीय भाई बहनों को देख रहे हैं, तो जब उनके मन में भारत के प्रति, इस नए भारत के प्रति जो गौरव की भावना है, वो भावना परिलक्षित होती है उनके चेहरों पर, जब वे माननीय प्रधानमंत्री से सीधे सीधे वहां मिल पाएंगे, उनका उद्बोधन सुन पाएंगे और वो इन पलों के साक्षी बन पाएंगे जब भारत और सिंगापुर अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसकी यात्रा में एक कदम और आगे का तय करेगा। एक नई यात्रा, एक नए पड़ाव का यहाँ से, इस पड़ाव से प्रारंभ होगा। तो निश्चित तौर पर हर एक भारतीय जो विदेश की धरती पर है और इस प्रकार के जो क्षणों का साक्षी बन पा रहा है, वो तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा ही, क्योंकि वो इस नए भारत का भारतीय है, ये कहूंगी। बिल्कुल, नए भारत का जो भारतीय है वो इस भारत की कहानी को महसूस कर रहा है और उसके अंदर एक नए पनपती ऊर्जा को भी कहीं ना कहीं साफ तौर से वो उसको देख पा रहा है। हम फिर से एक बार रुख करते हैं सिंगापुर। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ लगातार बने हुए प्रधानमंत्री के इस अहम दौरे को कवर करने के लिए। शैलेंद्र, कुछ और लोगों के पास आप पहुंचे, अगर उनकी भावनाएं हम तक आप पहुंचा सके, क्या वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं और भारत सिंगापुर के संबंधों के लिहाज से वो क्या कुछ कहना चाहते हैं? शैलेंद्र। देखिए आरेंद्र, अभी थोड़ी देर में आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर जो भारतीय क्लासिकल जो डांस आपको दिखाई देगा, उसमें आप देखें, उसमें परफॉर्म करने वाले भारतीय नहीं है, यहाँ सिंगापुर के लोग हैं। तो वो किस तरह से जो भारतीय कल्चर है, जो भारत का संगीत है, भारत की जो कला है,
वो सिंगापुर के लोग उसे पसंद कर रहे हैं और यहाँ 7 साल 8 साल के कोर्स होते हैं, उसमें एक मेहनत दिखती है। तो हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अगर अब आवाज़ आ रही हो, जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, जो इस वक्त ये तस्वीरें आप देखें, जब उसमें भारतीय भी हैं और यहाँ सिंगापुर मूल के लोग हैं, वो दरअसल एक परफॉर्म कर रहे हैं। आप ओडिसी नृत्य यहाँ पर देखेंगे थोड़ी देर में, तो ये दिखाता है कि भारत का जो कल्चर है वो कितना लोगों तक पहुँच चुका है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ भारतीय संगीत, भारतीय कला सीखते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सांस्कृतिक तौर पर जो हमारे रिश्ते हैं वो दिनों दिन बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। आर्यन बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो शैलेंद्र आपके माध्यम से देख रहे हैं, इसमें साफ तौर से भारतीय सांस्कृतिक छटा दिखाई पड़ रही है और ये अपने आप में ये बेहद महत्वपूर्ण है शैलेंद्र, क्योंकि हम भारत की जब बात करते हैं, आपने स्टोरी भी भेजी थी कि मिनी इंडिया कैसे सिंगापुर में बसता है, तो उस मिनी इंडिया की कहानी और उसके ही दर्शन इस तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। किस बिल्कुल, देखिए हम जानते हैं कि सिंगापुर में एक लिटिल इंडिया है, जहाँ पर दुकानें हैं, जो अलग अलग राज्यों का भारत में व्यंजन है, और जो वो वहाँ पर जो हिंदी पढ़ाने वाले स्कूल है, तो एक पूरा भारत वहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए बहुत सी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मोदी जी यहाँ आने वाले हैं, हम बहुत ही एक्साइटेड है। मोदी जी आ रहे हैं आज हमारे देश में, हम बहुत ही खुश हैं। हम भारत के लिए बहुत ही गर्व करते हैं और जो मोदी जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहें तो देश की तरक्की, देश हमारा बहुत ऊपर जाएगा और हमें बहुत खुशी है इस बात की। देखिए बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त सिंगापुर से प्रधानमंत्री के आगमन से पहले उनके स्वागत की तैयारियां और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक कला की छटा बिखेरते ये तमाम वो लोग जो सिंगापुर में रहते हैं, भारतीय समुदाय के तमाम वो लोग जो भारत की संस्कृति को संयोज कर विदेशी सरजमी पर उन्होंने सजोया हुआ है। और वहां पर इस तस्वीर का मुजाहिरा देखने को मिलना अपने आप में बेहद खुश कर देने वाला लम्हा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में अपनी संस्कृति को इस तरीके से रचता बसता हुआ देखते हैं। और भारत की सांस्कृतिक विरासत की दुनिया भर में जो चर्चा होती है, शायद ये सबसे रियल एम्बेसडर्स, जो प्रधानमंत्री के शब्दों में कहा जाए, जो आम लोग हैं, वो लगातार भारत की संस्कृति को दुनिया तक में पहुंचाने के लिए एक बड़ा योगदान अदा करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं आपके माध्यम से, अब उससे पहले हमने देखा था ये महाराष्ट्र का, और अब ये एक और राज्य की जो सांस्कृतिक कला है उसका हम प्रदर्शन देख रहे हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से जो आम लोग हैं वो भारत की संस्कृति को दुनिया भर में सजोकर रखे हुए हैं, किस तरीके से उसको देखते हैं आप शैलेंद्र? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, उसकी तस्वीरें भी हम आप तक दिखाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का सिंगापुर में आगमन हो गया है। प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए तमाम लोग वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ। हम जानते हैं 2 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री निकले थे, वो पहला पड़ाव उनका ब्रुनेई था। ब्रुनेई के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का आज का व्यस्त कार्यक्रम रहेगा, जिसके तहत वो तमाम महत्वपूर्ण बैठकों में शिरकत करेंगे और भारत सिंगापुर के संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के समय भारत सिंगापुर में रणनीतिक सहयोग हुआ था, वो रणनीतिक सहयोग जो अपने आप में आपसी समझ को एक नए स्तर और आयाम तक ले जाता है। तो 2015 से शुरू हुआ वो रणनीतिक साझेदारी का जो सफर है, वो लगभग अपने 10 साल पूरे करने की स्थिति में। ऐसे में लगभग 1 दशक की रणनीतिक साझेदारी में भारत और सिंगापुर बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं, तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया है, जिसमें बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की रही है, क्योंकि उन्होंने ही इसका आधार तैयार किया। और चाहे तमाम क्षेत्रों में सहयोग हो, फिनटेक हो, या फिर किस प्रकार से एफडीआई को आगे बढ़ाने की कोशिश हो, या फिर नई तकनीक ग्रीन टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम क्षेत्र जहां पर सहयोग को आगे बढ़ाया जा सकता है, दोनों ही देश मिलकर तेज गति से काम कर रहे हैं। और ये तेज गति को एक नया मोमेंटम कैसे दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगापुर की इस यात्रा से तय होगा। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरा अपने आप में इस बात को दिखाता है कि वो खुश हैं सिंगापुर पहुंच के, क्योंकि उनको इस बात की उम्मीद है
लगातार कि किस तरीके से ये यहाँ से दोनों देशों के बीच की जो दोस्ती है वो एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ती नजर आएगी। हमारे साथ में खास मेहमान प्रोफेसर अंशु जोशी जी लगातार मौजूद हैं। अंशु जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री का अब सिंगापुर की सरजमी पे कदम रख देना और यहाँ से जो लगभग एक दशक की रणनीतिक समझ है दोनों देशों में, इसमें एक क्वांटम जंप की उम्मीद की जा सकती है? अंशु जी। निश्चित तौर पर भारत सिंगापुर के 2015 में जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की नई यात्रा शुरू हुई है उसमें अब मैं नए आयाम जुड़ते हुए देखती हूँ। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की सरजमीन पर कदम रखा है और इसके पहले ही उनकी यात्रा के दौरान खुशखबरी हमको मिल चुकी है कि सिंगापुर की जो एक बड़ी लीडिंग कंपनी है कैपिटल लैंड इन्वेस्टमेंट, उसकी तरफ से भारत में निवेश दोगुना करने की बात हो रही है। और यदि इस निवेश को देखें तो ये अंकों में लगभग 90,000 करोड़ का निवेश होगा आगामी 4 सालों में। यदि हम इस कंपनी को देखें तो पहले बेंगलोर में एक बहुत बड़ा आईटी पार्क इस कंपनी ने विकसित किया है और अब ये भारत में बड़ा निवेश करने की बात कर रही है। इसके अलावा जब हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ओर देखते हैं और उसे जब हम आत्मनिर्भर भारत की यात्रा से मेक इन इंडिया के लक्ष्य से जोड़ करके देखते हैं तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जब सिंगापुर के प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो कुछ बड़े आउटकम्स इस यात्रा से मुझे निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर चाहे अर्थ सहयोग हो, व्यापार का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, यहाँ से एक स्केल और स्पीड दोनों ही मुझे तेज गति लेती हुई दिखाई पड़ती है। क्योंकि देखिए, जब दो देशों के द्विपक्षीय संबंध सामरिक सहयोग के स्तर पर पहुंचते हैं तो उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हमें चाहिए होता है वो है विश्वास का। ये विश्वास ही वो तत्व है जो किन्हीं दो देशों को बायलैटरल रिलेशंस से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर ले जाता है। अब जबकि भारत और सिंगापुर 2015 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं तो निश्चित तौर पर भरोसे की बुनियाद पर कुछ इस प्रकार के निर्णय लिए जाएंगे जो न सिर्फ दोनों ही देशों के आपसी विकास के लिए, आपसी सहयोग की दृष्टि से, द्विपक्षीय दृष्टि से, बहुपक्षीय दृष्टि से भी वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए, विशेषकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अंशु जी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष के साथ सिंगापुर में बातचीत करेंगे तो द्विपक्षीय तमाम मसले जो हैं वो एजेंडे में रहेंगे ही, लेकिन क्षेत्रीय और वैश्विक मसलों को लेकर भी एक आपसी चर्चा होना और एक प्रकार से सहमति या साझा एक मंत्र बनना इस बात को लेकर कि साहब ये जो वैश्विक या क्षेत्रीय समस्या है इस पर कैसे मिलकर आगे बढ़ा जाए, उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है क्योंकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम चारों तरफ आज की दृष्टि में जो स्थितियां हैं वो शांतिपूर्ण नहीं है। रशिया यूक्रेन युद्ध हम देख रहे हैं कि लगातार चलता ही जा रहा है। इजराइल हमास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर पूरे विश्व को जो इसके नकारात्मक इम्पैक्ट्स हैं वो झेलने पड़ रहे हैं लगातार। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जब हम आते हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि किस प्रकार लगातार कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां बनी हुई हैं। चीन और ताइवान के बीच के संबंध हम देखते हैं कि निरंतर कड़वे बने हुए हैं और फिर इस दृष्टि से कई वैश्विक चुनौतियां जो है वो पूरे विश्व को झेलनी पड़ रही हैं। ये चुनौतियां सिर्फ आर्थिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से ही हम नहीं ले सकते। इन चुनौतियों के बड़े मायने हैं जो एक आपके मेरे जैसे जो सामान्य लोग हैं उन तक ये चुनौतियां पहुंचती हैं और हमारी जो डे टू डे लाइफ है, हमारी जो जिंदगियां हैं उनको डिस्टर्ब करती है। और माननीय प्रधानमंत्री इस बात को कई मंचों से कह चुके कि ये जो तमाम उद्देश्य हैं या जब हम द्विपक्षीय स्तर पर या बहुपक्षीय स्तर पर जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ साइलोज में बात नहीं हो सकती, वो कंपार्टमेंटलाइज करके बातें नहीं हो सकती। इसीलिए जो वैश्विक स्तर की चुनौतियां हैं वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक आती हैं और जो ग्रास रूट लेवल की चुनौतियां हैं वो वैश्विक स्तर तक जाती हैं। आप जो बात करी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वर्ल्ड सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है तो एक आम आदमी की जिंदगी पे भी फर्क पड़ता है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ लगातार सिंगापुर से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री अब सिंगापुर की सरजमी पे पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में पहुंचेंगे जहां पर आप तमाम भारतवंशियों के साथ मौजूद हैं। उत्साह लगातार बढ़ता हुआ। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर अब इंतजार है। यहाँ जो आए हैं भारत के लोग, भारतवंशी, भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए, वो जो तकनीक के स्तर पर भारत ने प्रगति हासिल की है उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है
वो कई जगहों पर अच्छी नहीं है। और हम जानते हैं कि इसीलिए भारत को एक एडवांटेज मिल रहा है कि वहां पर न केवल एक स्थिरता है बल्कि एक ऐसा नेतृत्व है जिसकी अगुवाई में जो पॉलिसी है उसमें एक निरंतरता दिख रही है। और किसी भी निवेशक के लिए, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि संसाधन हो, स्थिरता अवसर हो काम करने का, ग्रोथ करने का, रिटर्न पाने का। तो वह सारा अवसर भारत के रूप में उन्हें दिखाई देता है क्योंकि हमारी तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। प्रचुर मानव संसाधन है, हम उसको स्किलिंग कर रहे हैं और उसके लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं। सिंगापुर ही 5 जगहों पर देखिए तो हमारा उनके साथ, उनके सहयोग के साथ हम स्किलिंग में आगे बढ़ रहे हैं। अब जरूरत इस बात की है कि भारत एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़े और इस पूरे दौरे पर इसी बात पर बहुत फोकस है कि भारत ने जो 4-5 बड़े सेमीकंडक्टर पार्क बनाने का ऐलान किया है। अभी 3 दिन पहले कैबिनेट के फैसले में गुजरात में एक सेमीकंडक्टर प्लांट पार्क बनाने का फैसला किया गया। तो उस लिहाज से जो हमें इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जो इकोसिस्टम भारत बना रहा है उसमें दुनिया भर का एक निवेश भी आकर्षित होता नजर आ रहा है। यही एक बड़ी पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंच गए, उनके इस दौरे से जुड़ी पल पल की खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नजर रखिए। अंशु जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आपके इस एक्सपर्ट्स कमेंट्स के लिए हम आप तक आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द वापस आते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको मिड डे प्राइम में रूबरू कराएंगे।